क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर। क्वालिटीज ऑफ अ गुड क्वेश्चनियर मीन्स जब भी इन्वेस्टिगेटर क्वेश्चनियर प्रिपेयर करता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन हो, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हो वो सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन हो, उसमें अवॉइड कैलकुलेशन वर्क, कोशिश करें कि उसमें कोई भी कैलकुलेशन ना हो ताकि जो फिल करने वाला है वो इजीली उसको फिल कर पाए। जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में हो, जो क्वेश्चन है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर में होनी चाहिए, उसमें कोई भी अनडिजायरेबल क्वेश्चन ना हो। मतलब लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है जो हमारे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड नहीं है या हमारे इन्वेस्टिगेशन में जिन क्वेश्चंस का कोई रोल नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उनको हमें अवॉइड कर देना चाहिए। इसमें जो नॉन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है उनको हमें इंक्लूड करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस क्वेश्चनर में ऐड ना करें जिससे कोई विवाद खड़ा हो जाए, जिससे कोई कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाए। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि अगर कोई भी क्वेश्चनियर है तो उसका पहले पायलट सर्वे होना चाहिए। पायलट सर्वे मींस प्री टेस्टिंग, कि जब भी आप क्वेश्चनियर तैयार करते हैं तो पहले उसको कुछ लोगों पे आप अप्लाई करके देखिए, कुछ लोगों को आप क्वेश्चनियर दें और फिर उनके आंसर आप चेक करें कि क्या जो क्वेश्चनियर आपने तैयार किया है वो सभी लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर सभी लोग गलत दे रहे हैं, इट मींस जो क्वेश्चन है वो सही तरीके से फ्रेम नहीं है, उसमें चेंज करने की जरूरत है। तो जो भी क्वेश्चनियर है उसका पहले पायलट सर्वे यानी कि प्री टेस्टिंग, उसको यूज करने से पहले उसकी एक बार टेस्टिंग होना जरूरी है ताकि हम चेक कर सके कि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सही तरीके से फ्रेम्ड है या नहीं है, या उनमें कोई चेंज करने की जरूरत है। तो टेस्टिंग के बाद वो चेंजेस हम कर सकते हैं और फिर हम उनको या इन्वेस्टिगेटर उनको यूज करेगा। जो भी क्वेश्चनियर है उसमें इंस्ट्रक्शन भी जरूर होनी चाहिए, जैसे कि जब हम OMR शीट फिल करते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि नेम है या फादर नेम है, ये कैपिटल लेटर्स में फिल किया जाना चाहिए। तो अगर जरूरी है क्वेश्चंस के साथ इंस्ट्रक्शन देना तो उसमें इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी क्रॉस वेरिफिकेशन भी होनी चाहिए, कि कुछ क्वेश्चन अगर ऐसे लगते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये कहें कि क्या आपके पास डू यू हैव ए कार, तो उसमें सभी फिल कर दे कि यस, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि पता नहीं है कि नहीं है, तो इससे रिलेटेड और क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि आपकी मंथली इनकम क्या है या आपकी इनकम के सोर्सेज क्या क्या है, ताकि आप फाइंड आउट कर सके कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर दिया इन्फॉर्मेंट ने, ये आंसर सही है या नहीं है। और जब भी आप क्वेश्चनियर्स को मेल करते हो तो उसमें रिक्वेस्ट जरूर होनी चाहिए फॉर रिटर्न, क्योंकि अदरवाइज जो इन्फॉर्मेंट है, रिस्पोंडेंट है, वो उनका अपना कोई उसमें फायदा नहीं होता, इसलिए वो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं क्वेश्चनियर को फिल करने में, या तो उस क्वेश्चनियर को वो फिल ही नहीं करते या कुछ क्वेश्चंस को अनफिल्ड छोड़ देते हैं। तो हमें हमारा ऑब्जेक्टिव जब भी हम मेल करें या इन्वेस्टिगेटर जब भी मेल करता है क्वेश्चनियर को टू इन्फॉर्मेंट, तो उसमें उसका ऑब्जेक्टिव मेंशन होना चाहिए, प्लस में साथ में रिक्वेस्ट होनी चाहिए कि प्लीज इसको फिल करके आप रिटर्न कर दें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है कि जो क्वेश्चनियर है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, तो इसमें सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन हो सकते हैं यानी कि यस और नो वाले क्वेश्चन हो सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रू फॉल्स यस नो वाले क्वेश्चंस, या फिर जो भी मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस होते हैं कि एमसीक्यूज के हमारे पास ऑप्शंस हैं ए बी सी डी, इसमें से कौन सा ऑप्शन है, जो एक ऑप्शन है वो आप टिक कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन विच क्लास डू यू रीड, तो उसका आप एक एग्जैक्ट आंसर आप बताएंगे कि आप 11th में है, 12th में है या बीकॉम फर्स्ट ईयर में है। इसके अलावा ओपन एंड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन दे दिया कि इसमें आप अपने व्यूज आपके अकॉर्डिंग ये क्या है, तो ऐसे क्वेश्चंस हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हमारा है सोर्सेज ऑफ सेकेंडरी डेटा। अब जो प्राइमरी डेटा है उसको तो इन्वेस्टिगेटर अपने आप कलेक्ट करता है,
और डेटा को कलेक्ट करने के लिए जो मेथड यूज करता है वो हम कर चुके हैं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल एजेंट्स या लोकल कोरेस्पोंडेंट्स, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनियर और शेड्यूल, या टेलीफोनिक इंटरव्यू कि टेलीफोन के थ्रू भी हम इंफॉर्मेंट को कॉल करें, क्वेश्चन पुट करें और जो वो आंसर देते हैं उनको हम फिल कर लें। अब जो सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स मींस कि डेटा पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट कर रखा है और वो जो डेटा है अगर उसको आप यूज करते हैं तो वो आपके लिए क्या है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है उसके लिए वो प्राइमरी डेटा है और किसी दूसरे पर्सन के लिए जो उसको यूज कर रहा है उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट आपको बात ध्यान में रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल किसी इंस्टीट्यूशन ने या किसी पर्सन ने डेटा कलेक्ट कर लिया लेकिन उसने उसको यूज नहीं किया और वो डेटा आपने यूज किया है तो आपके लिए वो प्राइमरी डेटा ही होगा, सेकेंडरी नहीं होगा, क्योंकि उस इंस्टीट्यूशन ने या पर्सन ने उस डेटा का यूज नहीं किया है। तो सिंपली जो सेकेंडरी डेटा है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं पब्लिश्ड सोर्सेज और अनपब्लिश्ड। पब्लिश्ड सोर्सेज मींस कि या तो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम ईयरली डेटा पब्लिश करती रहती है, पब्लिश्ड डेटा, अनपब्लिश्ड डेटा। पब्लिश्ड डेटा वो डेटा है जो ऑर्गेनाइजेशन, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो जर्नल्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं या जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं या जो स्कॉलर्स हैं जो पीएचडीज और रिसर्च वर्क करते हैं, तो ये या जो ट्रेड एसोसिएशंस हैं, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपनी ट्रेड एसोसिएशन बना लेती हैं अपने हितों की रक्षा के लिए, तो वो जो डेटा पब्लिश करते हैं उनको हम किस में इंक्लूड करते हैं, पब्लिश्ड सोर्सेज में। और ये जो डेटा पब्लिश होता है इसको हम यूज कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए। दूसरा जो सोर्स है वो है अनपब्लिश्ड डेटा। अनपब्लिश्ड डेटा मींस कि जो डेटा है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने कलेक्ट तो किया है लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया। तो इस डेटा को अगर आपको पता है कि हाँ ये डेटा इस इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन के पास मिल सकता है, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन के पास जाओगे, उनसे आप रिक्वेस्ट करोगे कि ये डेटा हमें चाहिए और वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन अगर चाहे तो आपको अपना डेटा दे सकती है और आप उस डेटा का यूज कर सकते हैं फॉर योर इन्वेस्टिगेशन। लेकिन जब भी आप सेकेंडरी डेटा को यूज करते हैं तो उस केस में आपको ध्यान रखना है सबसे पहले तो एबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है वो कैसे ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी गुडविल मार्केट में कैसी है, क्या वो रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उसके डेटा को यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल मार्केट में अच्छी नहीं है तो उसके डेटा को यूज करना सही नहीं है, क्योंकि उस सिचुएशन में आपके जो रिजल्ट है वो सही नहीं आएंगे। सेकंड, आपको ध्यान रखना है कि जो सेकेंडरी डेटा है यानी कि पहले से किसी इंस्टीट्यूशन ने जो डेटा कलेक्ट कर रखा है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव और जो इन्वेस्टिगेटर का ऑब्जेक्टिव है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, क्या दोनों के ऑब्जेक्टिव मैच कर रहे हैं, सेम है, तो उस केस में सेकेंडरी डेटा को यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव अलग अलग है तो हो सकता है कि जो सेकेंडरी डेटा है वो आपके काम ना आए, आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस डेटा में ना हो। उसके बाद आपको ध्यान रखना है मेथड ऑफ कलेक्शन, कि जिस इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट कर रखा है उसने सेंसस मेथड यूज किया है या सैंपल मेथड यूज किया है, और फिर आपको देखना है कि आपको जो डेटा चाहिए वो किस मेथड का यूज करके चाहिए, कि या तो सारे के सारे जितने भी आइटम्स है पॉपुलेशन में उन सभी का डेटा आपको चाहिए या सिर्फ कुछ सैंपल्स के बेस पे कलेक्ट किया हुआ डेटा आपके काम आ जाएगा। तो आपको मेथड्स भी ध्यान रखने हैं कि किस मेथड से डेटा कलेक्ट किया गया है बाय एनी अदर इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो आपके मेथड से मैच कर रहा है तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको अपना डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद ध्यान रखना है कि टाइम एंड कंडीशन ऑफ कलेक्शन, कि क्या जो पहले से किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इंस्टीट्यूशन ने डेटा कलेक्ट कर रखा है, क्या वो आप अब जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो क्या इस टाइम के जैसा नॉर्मल टाइम था, उस टाइम क्या नॉर्मल कंडीशंस थी। ऐसा तो नहीं है कि उस टाइम कहीं कंट्री में लड़ाई हो रही थी या दूसरी कंट्रीज के साथ लड़ाई हो रही थी कि जो कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी इस टाइम से। तो अगर कंडीशंस डिफरेंट है तो हम सेकेंडरी डेटा को यूज नहीं कर सकते। लेकिन अब जो टाइम है, अब जो कंडीशन है
सेम वैसे ही कंडीशन उस टाइम थी, तो आप सेकेंडरी डेटा को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिट्स का भी ध्यान रखना है कि जब भी आप सेकेंडरी डेटा को यूज करें तो सबसे पहले आप ध्यान में रखें कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने फॉर एग्जांपल डेटा कलेक्ट किया है डॉलर में और आपको चाहिए रुपीज में, तो आपको पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉलर को रुपीज में, तो ही आप सेकेंडरी डेटा को यूज कर पाएंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है एक्यूरेसी का, कि जिस ऑर्गेनाइजेशन ने डेटा कलेक्ट किया है वो चेक भी आपको करना चाहिए कि क्या वो डेटा है वो एक्यूरेट है या नहीं है। अगर वो जितनी एक्यूरेसी आपको चाहिए, अगर उस लेवल का वो डेटा है सेकेंडरी डेटा, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, अदरवाइज सेकेंडरी डेटा को यूज नहीं किया जा सकता। में वो आपका है सेंसस और एनएसएसओ। सेंसस क्या है? सेंसस डेसेनियल पब्लिकेशन है। डेसेनियल पब्लिकेशन मींस 10 साल में एक बार जो ये डेटा है ये कलेक्ट किया जाता है। तो सेंसस मींस कि हर एक 10 साल के बाद हमारी कंट्री में जनगणना होती है कि हमारी कंट्री में कितनी पॉपुलेशन है, यानी कि पॉपुलेशन का साइज कितना है, कितनी डेथ रेट है, कितनी बर्थ रेट है, कितनी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। अब जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन की, फ्यूचर में कितनी ग्रोथ रेट के इंक्रीज होने के चांसेस हैं, या डेंसिटी कितनी है। सेंसस मींस सबसे पहले हमारी जो जनगणना हुई थी वो हुई थी 1881 में। उसके बाद से हर एक 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे सेंसस होता है, जनगणना होती है हमारी कंट्री में, और उस डेटा को फिर पब्लिश किया जाता है। लास्ट जो सेंसस हमारा हुआ था 2010-11 में हुआ था, और अब भी हमारे यहाँ पे 2021 में जो सेंसस है वो होना था, लेकिन ये कोरोना वायरस जो है उसके चक्कर में हमारा थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन हर एक 10 साल के बाद हमारे यहाँ पे जनगणना होती है, और इस सेंसस में जिसको हम कहेंगे कि डेमोग्राफिक मींस कि पॉपुलेशन से रिलेटेड वास्ट डिटेल हमें सेंसस ऑफ इंडिया से मिलती है। इसमें हमारा होता है कि पॉपुलेशन साइज कितना है, उसकी ग्रोथ रेट कितनी है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब किस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है, कितनी राजस्थान में है, कितनी हरियाणा में है, कितनी पंजाब में है। तो अलग अलग जो स्टेट है उनमें पॉपुलेशन का कितना डिस्ट्रीब्यूशन है, किस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन है, किसमें कम है, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन के फ्यूचर में पॉपुलेशन के कितने इंक्रीज होने के चांसेस है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मींस कि 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने जो लोग हैं वो रहते हैं। हमारे यहाँ पे मेल फीमेल रेशो कितना है कि 1000 जो मेल है उनके पीछे फीमेल कितनी है, या इसके अलावा लिटरेसी रेट कितनी है, कितने लोग हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन में से पढ़े लिखे हैं, कितने लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए, कितने सेकेंडरी में लगे हुए, कितने टर्शरी में। तो ये हमारा सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है। ये जो डेटा पब्लिश किया जाता है ये पब्लिश किया जाता है रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। हमारा जो होम मिनिस्ट्री है, हमारे जो गवर्नमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें जो होम मिनिस्ट्री है तो उसमें का जो अंडर ये मेन हमारे आते हैं और जो डेटा को पब्लिश करते हैं। रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर जो हेड है वो उनकी मेन ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डेटा को पब्लिश कराने की। सेकंड हमारा है एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हमारी सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा है, ये भी हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन ये नाम से पता चलता है सेंसस, ये तो हमारी पूरी कंट्री में जितनी पॉपुलेशन है सबसे रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं, लेकिन ये सैंपल के बेस पे डेटा कलेक्ट